नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि की बात। मैं हूं रमेश भट्ट। हमारे कई युवा साथियों ने हमें एक संदेश भेजा कि क्यों नहीं हम रोजगार पर एक रिपोर्ट दिखाते, और वो भी फैक्ट बेस। वही रिपोर्ट हमने आज तैयार की है। तो आज हम आपको वो रिपोर्ट दिखाएं, उससे पहले हमारे बेरोजगार साथी क्या कुछ कह रहे हैं। नौजवान भी सब बेरोजगार हैं। बाकी लॉकडाउन की वजह से तो जो काम पर लगे थे वो भी बेरोजगारी हैं। बेरोजगार बैठे, डबल हमें कर रखा है, खाली बैठी हूँ। ये खेती बाड़ी का काम करूँ, ये नहीं करती तो क्या करूँगी मैं। हस्बैंड घर में है, बीएड करके बैठे हैं घर में। स्वास्थ्य और रोजगार यहाँ की प्रमुख दो समस्याएं हैं। बेरोजगार हैं, हम खुद घर पे बैठे हुए हैं। हम लोग हमें जन्म लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है, शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता है, रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है। 19 लेबरी करनी हूँ, अपन दर गुजर कर रही। तो आपने देखा कि क्या है हमारे प्रदेश में रोजगार की स्थिति, और उसी रोजगार के लिए आइए अब हमारी जो फैक्ट बेस रिपोर्ट है उस पे हम नजर डालते हैं। ये अपने आप में एक सवाल है कि इस वक्त हमारे प्रदेश में जो सबसे बड़ा मुद्दा है, मैं कहूंगा राजनीतिक मुद्दा है, और ये 2022 का चुनावी मुद्दा भी बनेगा, वो है बेरोजगारी, बेरोजगारी, बेरोजगारी। आइए अब इस रिपोर्ट पे नजर डालते हैं। दरअसल सेवा योजन दफ्तरों में बेरोजगारों की भीड़ खूब उमड़ी है। 2017 तक 8,98,043 लोगों ने यानी बेरोजगारों ने अपना पंजीकृत करवाया। आप सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा यह है। और इनमें से सबसे खास बात, इनमें से 4 लाख जो हैं वो इंटर पास हैं, 2 लाख जो हैं वो हाई स्कूल पास हैं। और अगर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो उस तस्वीर के एक कदम आगे जाते हैं, और साल दर साल ये पंजीकरण बढ़ रहा है। अगर आप देखेंगे 2018-19 में 1,44,919, अगर हम 2020-21 की बात करें 1,92,569, और उसके बाद अगर हम 2021-22 की बात करें तो 7,708 ही लोगों ने अपना पंजीकरण कराया, क्योंकि कोरोना के चलते ये कार्यालय बंद थे। ये तस्वीर अपने आप में बताने के लिए काफी है कि बेरोजगारों की स्थिति क्या है। लेकिन जब हम रोजगार की बात करते हैं, यह आंकड़ा भी बड़ा दिलचस्प है साहब। अगर इस आंकड़े को अगर आप देखेंगे, कितनी नौकरियां हमने दी हैं, 5,678, 2,709, 2020-21 में 1,873 अगर हम सरकारी नौकरियों की बात करें। अब सवाल ये उठता है कि हमारे पास रास्ता क्या है। जब हमारे यहाँ बेरोजगारी की इतनी बड़ी समस्या है तो रास्ता क्या है। 3 साल नौकरियां केवल 10,000, 3 सालों में 4,72,000 बेरोजगारों ने अपना पंजीकरण कराया, और केवल 10,000 लोगों को हम रोजगार दे पाए हैं। आगे अगर हम नजर डालते हैं, अगर सरकारी आंकड़ों की बात करें, और मैं आपको बता देता हूं कि भारत सरकार का एक नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसकी रिपोर्ट है। अब ये रिपोर्ट क्या कहती है, ये रिपोर्ट भी हैरान कर देने वाली है। दरअसल अप्रैल और जून, यानी अगर हम इस क्वार्टर की बात करें, इसे फर्स्ट क्वार्टर कहते हैं, यानी 3 महीने मिला के एक क्वार्टर होता है। इस क्वार्टर की अगर हम बात करें तो हमारी जो बेरोजगारी दर थी वो 26.8% के आसपास थी। और इसके बाद अगर हम जुलाई और सितंबर 2020 की बात करें, हमने ये दूसरे क्वार्टर की अब हम बात कर रहे हैं, ये अगर हम देखेंगे 10.9% थी। और अगर हम बात करें अक्टूबर से दिसंबर 2020 तक की, तो ये जो हमारा आंकड़ा है, ये इसको हम एवरेज बेरोजगारी दर मान रहे हैं, और ये 11.6% यानी 11.6% के आसपास है। तो इतना बड़ा आंकड़ा अगर बेरोजगारी का है तो ये अपने आप सरकार के लिए सवाल है, और उसके माथे पे बल डालने के लिए आंकड़े काफी हैं। कोरोना काल में करीब 4 लाख युवा उत्तराखंड लौटे। अब मैं आपको कोरोना काल की तस्वीर बताना चाहता हूं। जो लोग कहते थे ना कि साहब हम पलायन रोकेंगे, हम रिवर्स पलायन करेंगे, दरअसल प्रकृति ने उन्हें एक मौका दिया था अपने उत्तराखंड में अपने युवा साथियों को रोकने का। 4 लाख लोग कोरोना काल में वापस आए, लेकिन 25,000 लोगों ने श्रम विभाग में पंजीकरण भी करवाया, लेकिन ज्यादातर वापस लौट गए, क्योंकि हमारे पास उनको देने के लिए कोई रोजगार इस राज्य में नहीं था। आगे अगर हम देखें, अगर मैं वर्कफोर्स की आयु वर्ग के हिसाब से आपको बताना चाहता हूं, एज वाइज अगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से लोग पलायन कर रहे हैं, ये आंकड़ा भी अपने आप में दिलचस्प है साहब। 25 से कम उम्र के 28% जो है पलायन कर जाते हैं। 78%, माफ कीजिएगा 78%। 25 से 26 जो वर्ष के हैं
42% लोग पलायन कर जाते हैं और 35 से ज़्यादा के जो उम्र के लोग हैं 29% ये लोग पलायन कर जाते हैं। और इनमें से जो सबसे दिलचस्प आंकड़ा है 50% से ज़्यादा प्रतिशत लोगों ने इसलिए पलायन किया क्योंकि उनकी आजीविका के लिए उन्हें रोजगार की तलाश थी। तो इन आंकड़ों से अपने आप जो है ये बात पता लग जाती है। अब सवाल उठता है कि साहब सरकारी नौकरियों की बड़ी चर्चा हो रही है, सरकार कह रही है हम सरकारी नौकरी देंगे। हम सवाल कर रहे हैं कि साहब आप सरकारी नौकरी कहां से देंगे, क्योंकि आपके पास आय नहीं है, उनको देने के लिए सैलरी कहां से लाएंगे। अभी आप बाजार से बहुत कर्ज ले रहे हैं, तो उस लिहाज से देखिए क्योंकि आय के संसाधन सीमित है, सरकारी नौकरियों की गुंजाइश इसलिए कम है क्योंकि वेतन भत्तों का भार पहले से ही सरकार पे बहुत बड़ा पड़ा है, तो ऐसे में सरकार के पास बहुत गुंजाइश नहीं है। लेकिन हम साथ में कुछ सलाह भी देना चाहते हैं कि आखिर वो कौन से क्षेत्र हैं जहां सरकार नौकरियां दे सकती है। ये अपने आप में एक दिलचस्प है। अगर आप इस सेक्टर को यानी एग्रीकल्चर, खेती को अगर आप लाभकारी बना देते हैं, ये बहुत लोगों को रोजगार दे सकता है। लेकिन उसके लिए आपको सबसे बड़ा काम करना होगा, जंगली जानवरों से खेती को बचाने का इंतजाम करना होगा। हम पिछले कई महीनों से लगातार गांवों में घूम रहे हैं, सबका एक ही कहना है कि जंगली जानवरों से हमारे खेतों को बचाओ साहब। अब तीसरा मुद्दा, पर्यटन हमारे रीढ़ की हड्डी है। अगर हम पर्यटन से युवाओं को जोड़ते हैं और खासकर सर्विस सेक्टर पे फोकस करते हैं तो सर्विस सेक्टर में एक तो हमारी इकोनॉमी में भी एक बूस्ट आएगा, हमारी विकास दर भी बढ़ेगी और हम ज्यादा लोगों को रोजगार दे सकते हैं, हमारे पास रेवेन्यू भी ज्यादा आएंगे। अगर हम स्वरोजगार की बात करें, हमने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जरूर शुरू की, लेकिन उसका जितना सरलीकरण होना चाहिए, जितनी आसानी से युवाओं तक उसकी पहुंच बननी चाहिए, या जितने बड़े पैमाने पे हमें स्वरोजगार से युवाओं को जोड़ना चाहिए, वो हम नहीं जोड़ पाए। अब हर क्षेत्र में स्किलिंग जरूरी है साहब। अगर कहते हैं ना हुनर है तो कदर है, अगर हम हुनरबाज हो जाएंगे तो हर जगह हमारी कदर होगी। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम स्किलिंग कराएं अपने युवाओं की। और उत्तराखंड में जितने भी प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा, हम 80% कहते हैं, बल्कि जितनी ज्यादा हो सके हमारे उत्तराखंडियों को ही उसमें नौकरी मिले। यही कुछ रास्ते हैं जिससे हम इस बेरोजगारी के दंश से बाहर आ सकते हैं, वरना ये एक ऐसा दंश है जो बार बार हमें डसेगा। और राजनीतिक दलों को तो खासकर सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि राजनीति में अगर इस दंश ने, इस बेरोजगारी के दंश ने उन्हें डस लिया तो उन्हें 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा। और साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आप देवभूमि की बात में कोई विस्तृत रिपोर्ट, फैक्ट बेस्ड रिपोर्ट चाहते हैं, आप हमें लिख सकते हैं, हमें संदेश भेज सकते हैं और हम वो रिपोर्ट आप तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करेंगे। आज की इस खास पेशकश में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। आप बने रहिए देवभूमि डायलॉग के साथ। अगर आप हमारी इस खबर को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।